साथियों, आपको पुस्तक क्या नारी इसी दुर्दशा में पड़ी रहेगी, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। स्त्री की हीनता समस्त समाज को हीन बनाती है। भारतीय स्त्रियों की स्थिति वर्तमान समाज में बड़ी डामाडोल हो रही है। देश के नवनिर्माण के कार्य में भाग लेने को उनका आह्वान किया जाता है। राष्ट्र की रक्षा और उद्धार के कार्य में अग्रसर होने की उनको प्रेरणा दी जाती है। समाज की भावी पीढ़ी का सुधार करके आदर्श नागरिकों का निर्माण उनका कर्तव्य बतलाया जाता है। पर उनकी स्थित शक्ति, अधिकार, योग्यता, साधन कैसे और कितने हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं जाता। हम उसके नौकरी करने को निकृष्ट कहते हैं। घर की संपत्ति पर भी उनका अधिकार नहीं मानते। पर समाजोद्धार और राष्ट्रोत्थान के सब कामों में उससे सहायता पाने की आशा रखते हैं। हम उनके शारीरिक विकास और सुदृढ़ स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं करते और न संतान पालन की उचित शिक्षा देते हैं, पर उनसे सुमाता बनने की मांग करते हैं। हम उनको कॉलेजों में भेजकर लड़कों के साथ भी बाह्य प्रदर्शन को प्रधानता देते हैं। बाह्य प्रदर्शन को प्रधानता देने वाली निकम्मी शिक्षा दिलाते हैं और चाहते हैं कि वे सीता, सावित्री जैसी प्राचीन देवियों का उदाहरण उपस्थित करें। इस प्रकार की विपरीत बातें कैसे हो सकती हैं? नीम और बबूल बोकर आम के फलों की अभिलाषा किस प्रकार पूरी की जा सकती है? प्रश्न है साथियों। जब हम अपनी स्त्रियों की स्थिति पर दृष्टिपात करते हैं तो विदित होता है कि हम मुंह से चाहे जो कुछ कहते हैं और हमारे शास्त्रों में भी चाहे स्त्रियों के विषय में कैसी भी उच्च बातें लिखी हों, पर व्यवहार में हम उनको वास्तव में हीन समझते हैं। और यह हीनता की भावना कन्या का जन्म होते ही प्रकट होने लगती है। आज हिंदू समाज में 100 में से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिल सका जो पुत्री का जन्म होने पर भी वैसी ही प्रसन्नता का अनुभव करे जैसे पुत्र के जन्म पर करता है। अधिकांश व्यक्ति तो उनके जन्म को महाअभाग्यजनक समझते हैं। उनके मित्र और संबंधी भी कन्या उत्पन्न होने का समाचार सुनकर कहने लगते हैं, लो, तुम्हारे लिए तो एक बड़ी डिग्री आ गई। अन्य जो अधिक समझदार होते हैं अपने असंतोष को इस प्रकार प्रकट नहीं होने देते और कहते हैं कि भगवान ने जो कुछ दिया वह ठीक ही है। यद्यपि वे मुख से ऐसा कहते हैं, पर उत्साह रहित वाणी और नेत्रों के भाव से स्पष्ट दिखाई देता है कि वे पुत्र के मुकाबले में पुत्री के जन्म को कुछ भी प्रसन्नता का विषय नहीं समझते। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है वह भेदभाव दिन पर दिन अधिक प्रत्यक्ष होता जाता है। लड़के लड़की के पालन पोषण, खेलने कूदने, शिक्षा दीक्षा में सर्वत्र लड़के को ही प्रधानता दी जाती है। यद्यपि बड़े और आधुनिक समाज से
थोड़ा बहुत प्रभावित घरों में यह अंतर अधिक दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ इतने साधन होते हैं कि वे सब बच्चों के लिए आवश्यकतानुसार व्यवस्था कर सकते हैं। पर मध्यम वर्गीय और निम्न श्रेणी के घरों में पहले लड़के के आरंभ और आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है और लड़की को बचे कुछ पर ही संतोष करना पड़ता है। पुराने विचार के घरों की स्त्रियां ही छोटेपन से लड़कों को तरह तरह के ताने और कुवाक्य कहकर यह जतलाया करती हैं कि वह परिवार का भार स्वरूप है और जितना शीघ्र उसका मुंह काला हो जाए उतना ही अच्छा। साधारण बातचीत में लड़की को रांड, पत्थर आदि कहा जाता है और आमोद के अवसर पर भी उसके सामने उसके मरने गिरने की बात मुंह से निकाल दी जाती है। इस परिस्थिति के कुछ कारण भी हैं। हमारे कुसंस्कार और अंध परंपराएं तो इसमें प्रमुख हैं ही, पर साथ ही वर्तमान समाज में अनेक हानिकारक सामाजिक प्रथाएं इस बुराई को बढ़ा रही हैं। इस संबंध में मित्रों, इस संबंध में हमारे विचार करने का तरीका बहुत ही गलत बन गया है। हम सोचते हैं कन्या पर खर्च ही खर्च है और लड़कों से आमदनी ही आमदनी। लड़का वंश की परंपरा चलाता है, आशा की जाती है कि वह बड़ा होने पर कमाएगा, माँ बाप का भरण पोषण करेगा, फिर अंत तक वह उसी कुटुंब का अंग रहेगा। इस प्रकार पुत्र में निजत्व की, अपनेपन की भावना अधिक होती है, जबकि लड़की के प्रति शुरू से ही पराई समझने का भाव रहता है। पर हम जब समाज हित की दृष्टि से विचार करते हैं तो उपर्युक्त विचारधारा अत्यंत घातक और पतनकारी सिद्ध होती है। कौन नहीं जानता कि समाज का आधार पुरुष की अपेक्षा स्त्री पर ही अधिक होता है। जिस लड़की को आज हम उपेक्षा की दृष्टि से अविकसित और शिक्षित और अयोग्य रखने में अपनी कोई हानि नहीं समझते, वहीं थोड़े समय बाद पत्नी, गृहिणी और माता बनती है और समाज को भावी पीढ़ी का संतोषजनक रीत से पालन और विकास करने में सर्वथा समर्थ होती है। वह अपनी संतान में भी उन्हीं दुर्गुणों और दुर्बलताओं की प्रविष्ट करती है जो पितृग्रह में उसे प्राप्त हुए थे। इस प्रकार कन्याओं की उपेक्षा का प्रतिफल समस्त समाज को बहुत हानिकारक रूप में सहन करना पड़ता है और लोग अपने स्वार्थ और दूरदर्शिता के कारण अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारते हैं। मित्रों, स्त्रियों की स्थिति को घटाने वाली एक बहुत बड़ी कुप्रथा दहेज की है। किसी समय माता पिता की संपत्ति में से लड़कों को एक भाग मिलने या स्त्री धन के रूप में मानी जाती रही होगी किसी समय, पर वर्तमान समय में तो इसने स्पष्टतः बेचने खरीदने का रूप ग्रहण कर लिया है। विवाह के अवसर पर दहेज की रकम के लेन देन में जैसा मोल तोल और भाव ताव होता है, उसे देखकर आश्चर्य भी होता है और घृणा भी होती है। किस प्रकार लड़के की योग्यता अथवा वंश की श्रेष्ठता के आधार पर लड़की के बाप से बड़ी बड़ी रकमें मांगी जाती हैं। किस प्रकार पाणी ग्रहण के समय मोटरसाइकिल आदि की भीख मांगी जाती है और उसके पूरा न होने पर विवाह को अधूरा ही छोड़ देने की धमकी दी जाती है, या बाद में लड़की को
अपमानित लांछित करके पिता के घर लौटा देने की धृष्टता दिखाई जाती है। इन सब बातों के उदाहरण प्रतिदिन देखने और सुनने में आते रहते हैं। इनको देखकर लोगों की मूर्ता पर तरस आता है और समाज का भविष्य याद करके हृदय विचलित हो जाता है। इस प्रकार अपमानित और लांछित होने वाली लड़कियां किस प्रकार से ऐसे सुयोग्य नागरिकों का निर्माण कर सकती हैं जो राष्ट्र को गौरव और उत्थान के मार्ग पर अग्रसर कर सकें? बहुत बड़ा प्रश्न है साथियों। इसलिए माता पिता का यह परम कर्तव्य है कि लड़के की अपेक्षा भी लड़कियों के निर्माण और विकास पर ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि बहुत अधिक धन खर्च किया जाए या मॉन्टेसरी स्कूल में 150 रुपया फीस देकर ही शिक्षा दिलाई जाए। बिल्कुल गरीब घरों में भी लड़कियों को ऐसी शिक्षा दी जा सकती है कि वे उसे अपने सहृदयता युक्त व्यवहार, शिष्टता और परिश्रमशीलता के कारण स्वर्ग बना दें, घर को स्वर्ग बना दें। इसके विपरीत यदि धनवान घरों की लड़कियां ही प्रायः उच्छृंखलता का व्यवहार करने वाली, अभिमान और उपेक्षा का व्यवहार करके सगे संबंधियों में मनमुटाव उत्पन्न करने वाली और गृह कर्तव्यों के प्रति उदासीनता रख कर निठल्लेपन में समय व्यतीत करने वाली सिद्ध होती है। मित्रों, अतः लड़कियों को पराई समझकर उपेक्षा का व्यवहार करने के बजाय यह समझना चाहिए कि लड़के लड़की में से जो भी अयोग्य और खराब स्वभाव का निकल जाएगा वही परिवार और समाज के लिए अभिशाप सिद्ध होगा। इन दोनों में भी लड़की का अयोग्य होना इस दृष्टि से अधिक शोचनीय है कि वह भावी पीढ़ी को जन्म देने वाली और उसकी निर्मात्री है। लड़का अगर खराब भी निकल जाए तो वह समाज का उतना हित नहीं कर सकता जितना कि लड़की के खराब निकल जाने से हो सकता है। एक लड़की कई कुटुंबों से संबंधित होती है और अगर उसे आरंभ से सद्गुणी और सद्व्यवहार करने वाली बनाया जाए तो बहुसंख्यक लोगों को उन्नति और कल्याण का केंद्र स्वरूप हो सकती है। वह जिस घर में जाएगी श्रम से स्वर्ग समान बना देगी, उसका प्रभाव आसपास के भी अन्य लोगों पर अच्छा पड़ेगा। इसके विपरीत स्वभाव वाली जहां जाएगी वहां ही संघर्ष, कलह और नरक का वातावरण उत्पन्न करने वाली होगी और अपने पति ग्रह की अवनति नहीं करेगी वरन अपने माता पिता की बदनामी और अपमान का कारण भी बनेगी। साथियों, समाज के कर्णधारों का कर्तव्य है कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में बाधा डालने वाली इस परिस्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें। यह समस्या एक देशी नहीं समस्त विश्व से संबंधित है। संसार भर का नारी समाज अभी तक किसी न किसी प्रकार की त्रुटियों में ग्रस्त है और इससे मानव सभ्यता की प्रगति में उचित सहयोग नहीं दे सकता। इस महान अभियान की पूर्ति में यदि भारत अपना भाग उचित रूप में पूरा कर सके और यहाँ की स्त्रियाँ परिवार और समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण करके अपने जीवन कर्तव्य का पालन करने लगें तो यह मानव समाज के कल्याण की दृष्टि में कम महत्व की बात न होगी। इस कार्य का आरंभ बाल्यावस्था में ही किया जा सकता है।
क्योंकि जो स्त्रियां घर गृहस्थी में पड़कर अपने दोषों की अभ्यस्त हो गई हैं, उनका शीघ्र बदल सकना तो कठिन है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए चिंतन मनन आपके लिए छोड़ते हुए अगले वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। नारी को समुचित सम्मान एवं स्थान दीजिए। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।